हेलो बच्चों। हम लोग का जो टेस्ट हुआ था फिजिक्स वाला, ठीक ना, उसका हम लोग यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक ना। जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से देखिए और उसके बाद यहाँ से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन मिला था हम लोग को, ठीक ना, उसमें बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 इसके पावर माइनस 11 इन एसआई सिस्टम, ठीक ना। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम विल बी। इसका सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछ रखा है, आपसे बता रहा है जो जी है क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक ना। हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको सीजीएस सिस्टम में बताना है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या है, आपके पास एफ इक्वल टू जी यम1 यम2 डिवाइडेड बटा आर स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ से अगर आप जी का डायमेंशन लिखना चाहें, ठीक ना, तो जी इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि हो गया यफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यम1 यम2, ठीक ना। देखिए यफ अगर डायमेंशन आप लिखेंगे, ठीक ना, आपके पास हो जाएगा यम एल टी के पावर -2 फोर्स है, ठीक ना। एफ इक्वल टू में लगा दीजिए मास इंटू एक्सीलरेशन, आर क्या था, दूरी था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एल स्क्वायर है कि नहीं है, डिवाइडेड बटा मास है, तो आपके पास हो जाएगा यम के पावर 2, ठीक ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यम के पावर -1 हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक ना। उसके बाद आपके पास एल के पावर 3 और आपके पास आ गया टी के पावर -2, तो इसका डायमेंशन बन गया, ठीक ना। तो अगर इसको एसआई सिस्टम में इसका यूनिट लिखना चाहेंगे, देखिए हमको क्या पता होता है, n1 u1 पहले वाले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट इक्वल टू दूसरे वाले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट, होता है नहीं होता है। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एसआई सिस्टम का, ठीक ना। देखिए एसआई सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कितना है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 इसके पावर -11, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया जा रहा है, देखिए 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 इसके पावर -11 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका यूनिट देखिए आपके पास एसआई सिस्टम में यूनिट यहाँ से लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा आपके पास, देखिएगा मीटर क्यूब डिवाइड बटा, देखिए केजी नीचे आ जाएगा, मास इन केजी, उसके बाद आपके पास सेकंड के पावर 2 हो गया, ठीक ना। इस सिस्टम में लिख दिया। अगर आप दूसरे सिस्टम में लिखना चाहते हैं, मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू सिस्टम हो n2, ठीक ना, और आपको सीजीएस सिस्टम में यूनिट लिखना है, तो मीटर की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं बता दीजिए, सेंटीमीटर रिप्लेस कर देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब हो गया है कि नहीं है। केजी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ग्राम से रिप्लेस कर देते हैं, और सेकंड का सेकंड रहता है कि ठीक नहीं है। अब देखिए आपके पास ये हो गया वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 इसके पावर -11। देखिए मीटर में हमको पता हो, 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में हमारे पास है 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं 1 मीटर की जगह लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर की पावर 3 है कि नहीं है। अब देखिए केजी की जगह कितना हो जाएगा आपके पास, 10 की पावर 3 है कि नहीं, 10 की पावर 3 ग्राम, और सेकंड स्क्वायर कैसे रहने दीजिए, ठीक ना। आपके पास हो गया सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बटा ग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं है, बताइए। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो देखिए क्या बन गया आपके पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर 6.61 मल्टीप्लाई बाई 10 इसकी पावर -11, नहीं देखिए 100 सेंटीमीटर की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इसकी पावर 6 लिख सकते हैं, 10 इसकी पावर 2 की पावर 3 यानी 10 इसकी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बटा आपके पास नीचे हो जाएगा 10 इसकी पावर 3 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू n2, यहाँ देखिए क्या है आपके पास, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बटा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 इसकी पावर 3 से 10 इसकी पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर है, यानी इसमें 3 पावर घट जाएगा, यानी कितना होगा 6.61 मल्टीप्लाई बाई 10 इसकी पावर -8 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 पावर है -8 था, यानी इतना आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू सीजीएस सिस्टम में, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m के पावर e, l के पावर b एंड t के पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। कर रहा है प्रेशर वैल्यू ए बी सी का इस तरह से वैल्यू लिया जाए, ठीक ना। देखिए प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है कि नहीं है। अब हमारे फोर्स क्या होता है, फोर्स का अगर डायमेंशन आप देखेंगे कितना जाता है, m l t के पावर -2, ठीक ना। फोर्स का डायमेंशन m l t के पावर -2 हो गया, एरिया हो जाएगा हमारे पास l के पावर 2, है कि नहीं है। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, m हो गया l की पावर -1 हो गया और t के पावर -2 हो गया, है कि नहीं है। यानी कि देखिए यहाँ m के पावर a लिख रहे हैं, a का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू यहाँ लिखा गया, b की जगह कितना -1 सही है, और c की जगह -1 हो गया, ठीक है। यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया, ठीक है। आप कोई और चेक करेंगे नहीं हो पाएगा, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी का आप देख रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है।
अगर वेलोसिटी का डायमेंशन लिख रहे हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन लिख रहे हैं, ठीक ना, तो यल टी के पावर माइनस वन आएगा, है कि नहीं। इसको आप लिख सकते हैं एम के पावर जीरो यल टी के पावर माइनस वन, यानी कि कितना होगा आपके पास, ए के वैल्यू जीरो आ रहा है, यहाँ कहा जा रहा है वन है, यानी गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी तरह सी भी चेक कर सकते कोई भी, मान लीजिए एक्सीलरेशन का कितना हो जाता है आपके पास, एम पर जीरो यल और टी के पावर माइनस टू, ठीक ना। देख रहे हैं ए का वैल्यू यहाँ कहा जा रहा है वन है, लेकिन यहाँ आ रहा है जीरो, ये भी गलत हो गया। फोर्स का देखते हैं आपके पास क्या आता है, यम आता है, एम के पावर वन आता है, यहाँ कह रहा है एम का वैल्यू जीरो, यानी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि यदि मास डिपेंड्स ऑन द फोर्स, ठीक ना, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक ना, देन रिलेशन बिटवीन देम विल बी, क्या रिलेशन होगा। जैसे हमसे कहा जा रहा है कि जो मास है इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स की पावर समथिंग, हम मान ले रहे हैं एक्स, ठीक ना, वेलोसिटी की पावर समथिंग मान लिया वाई, टाइम की पावर समथिंग हमने मान लिया जेड। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो हो गया हमारे पास मास हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने की लिख दिया, फोर्स की पावर एक्स हो गया, वेलोसिटी पावर वाई हो गया, टाइम की पावर जेड हो गया, है कि नहीं। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, ठीक है ना, यम हो गया यल की पावर जीरो और टी की पावर जीरो, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, यम की पावर वन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए कि कांस्टेंट ही आपके पास, इसका डायमेंशन होगा नहीं कुछ, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फोर्स, इसका डायमेंशन लिख रहा है यम यल टी के पावर माइनस टू, ठीक ना, इसकी पावर एक्स हो गया, ये वेलोसिटी है यानी हो जाएगा यल टी के पावर माइनस वन, इसके पावर हमारे पास आ गया वाई, ये टाइम है, टाइम के पावर कितना हो गया आपके पास, जेड हो गया, है कि नहीं है। अब इसको आप थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, देखिए एम की पावर कितना, बस एम ही की जगह एम की पावर एक्स हो गया। अब यल की पावर अगर लिखना, देखिए यल की पावर यहाँ एक्स आ रहा है, एल की पावर यहाँ वाई आ रहा है, यानी एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। अगर टी लिखना चाहे, टी की पावर देखिए यहाँ माइनस टू एक्स हो गया, टी की पावर माइनस टू एक्स, और यहाँ आ गया आपके पास जेड, इसको हमने लिख लिया। और यहाँ पर है एम की पावर वन, एल की पावर जीरो और टी की पावर जीरो, ठीक है ना। दोनों साइड का डायमेंशन बराबर करवाइए, ठीक है। देखिए एम की पावर यहाँ एक्स है, एम की पावर यहाँ वन है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स का वैल्यू वन आ गया, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यल की पावर कितना, एक्स प्लस वाई यहाँ यल की पावर कितना जीरो है, ठीक है ना, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू अगर वन था तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, है कि नहीं, माइनस वन आ गया, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया माइनस टू एक्स प्लस जेड, टी की पावर इतना है, टी की पावर जीरो, यानी इसको आपने जीरो पुट कर दिया, है कि नहीं है। अब देखिए एक्स का वैल्यू कितना था माइनस वन, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, एक चीज़ यहाँ पर छूट गया लगता है, मिस हो गया, आपके पास टी की पावर माइनस टू एक्स था, टी की पावर माइनस वाई भी यहाँ, ठीक ना, टी की पावर माइनस वाई यहाँ माइनस वाई भी ले लीजिए, ठीक ना, आपके पास माइनस वाई इक्वल टू जीरो जगह, ठीक ना। अब देखिए हो गया आपके पास माइनस टू, एक्स का वैल्यू वन रख दीजिए प्लस जेड, और इसका वैल्यू माइनस वन रखेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू जीरो है कि नहीं। तो माइनस टू हो गया प्लस वन, माइनस वन हो गया, जेड का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, उधर जाकर वन हो जाएगा, यानी जेड का वैल्यू वन आ गया, ठीक है। इसे जो डाटा है इसी क्वेश्चन में ले जाकर भर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए एम इक्वल टू आ गया आपके पास क्या हो गया, अब फोर्स की पावर कितना लिखना था एक्स, और एक्स का वैल्यू आ गया वन, है कि नहीं है। उसके बाद वेलोसिटी वी की पावर कितना आ गया माइनस वन, यानी कितना हो जाएगा माइनस वन, और टी की पावर जेड था, जेड का वैल्यू आ गया वन, यानी कि हमारे पास जो यम इक्वल टू कितना आ गया, देखिएगा कि हटा दीजिए, मान लीजिए वन मान लिया, एफ आ गया और वी की पावर माइनस वन आ गया और टी आ गया, है कि नहीं है, ये आ गया आपके पास, ठीक ना। इसके प्रोपोर्शनल होगा, बेसिकली इसके प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या आ रहा है देखिए, इसमें डी वाला ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, एफ हो गया वी वेलोसिटी पावर माइनस वन और टाइम के पावर टी, है कि नहीं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी हो गया, ठीक है ना। देखिए चौथे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आप द फॉलोइंग क्वांटिटी विच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री से किसका डायमेंशन डिफरेंट है, ठीक ना। तो पहला कह रहा है आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक ना, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, जूल, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, और इसका अगर डायमेंशन आप लिखना चाहें क्या होता है, वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, यानी आपके पास हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, तो आ जाएगा यम यल की पावर टू और टी की पावर माइनस टू, है कि नहीं है, और वॉल्यूम का हो जाएगा यल की पावर थ्री, है कि नहीं, यानी एक कुल मिला जुला आ गया आपके पास यम यल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू, पहले वाले का निकल गया, है नहीं है। दूसरा करा फोर्स पर यूनिट यानी प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट यानी प्रेशर है, फोर्स का क्या होता है यम यल टी की पावर माइनस टू और एरिया का होता है यल की पावर टू, यानी इसका भी वही आ गया सेम, दिख रहा है ना, यम यल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ये भी निकल गया आपका, ठीक है। तीसरा से करा प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज, देखिए वोल्टेज हो गया चार्ज हो गया डिवाइडेड बटा वॉल्यूम करना, ठीक है ना। अब आपको पता होगा वोल्टेज और चार्ज को गुणा करते तो वर्क डन ही मिल जाता है कि नहीं है, यानी कि वो भी वही हो गया वर्क डन अपन आपके पास क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, है कि नहीं है। वर्क डन यानी जूल, जूल अपन वॉल्यूम सेम हो गया नहीं पहला वाला, देखिए वही वर्क डन हो गया, यानी आपके पास कितना आने वाला सेम आने वाला, यम यल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू, है कि नहीं, सही बताइए। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम आपके पास यल होता है यम वी आर, इसका फार्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मास
ये हम लिख देंगे वेलोसिटी एल टी के पावर -1 और आपके पास ये रेडियस है, ठीक है, एल और आ जाएगा, यानी इसका कितना बन के आएगा ये हम एल के पावर 2 और टी के पावर -1 है कि नहीं है। अब देखिए ये तीनों सेम आए, ये वाला पहला दूसरा तीसरा सेम है, चौथा वाला अलग आया है कि नहीं है, चौथा वाला अलग आ रहा है, गलत नहीं मतलब अलग आया है। तो इसमें पूछे तो कौन सा अलग है, ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास है कि नहीं, ये बताइए। इस 5th नंबर वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा डायमेंशनलेस नहीं है, नॉट डायमेंशनलेस, ठीक है, कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। देखिए पहले दे रहा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है किसी के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की डेंसिटी, किसी भी मीडियम की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम, मान सकते हैं आप, मान लीजिए वाटर के रिस्पेक्ट में ले लिया या किसी मीडियम की डेंसिटी ले लिया आपने, मान लीजिए एयर के रिस्पेक्ट में ले लिया, तो इसको बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी, समझ रहे ना, यानी ऊपर भी डेंसिटी या नीचे भी डेंसिटी, यानी डेंसिटी अपन डेंसिटी सब गायब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस हो जाएगा, है कि नहीं है। दूसरा आपसे दे रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता होगा, एन सिंबल रहता है, क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की क्या स्पीड है डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, देखना ऊपर भी स्पीड है मीटर पर सेकंड, नीचे भी स्पीड है मीटर पर सेकंड, यानी कि क्या हो जाएगा यूनिटलेस हो गया, डायमेंशनलेस हो गया, है कि नहीं है। आपका तीसरा क्या सॉलिड एंगल, ठीक है ना, सॉलिड एंगल जो आपके पास होता है क्या है सॉलिड एंगल, ठीक है, ये भी आपके पास डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है कि नहीं आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हो जाता है सॉलिड एंगल का जो आपके पास है, इसका जो फार्मूला आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास लिख सकते एरिया जो कोण बनता है उसका एरिया बटा रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल एंगल के काम में आता है। तो देखिए एरिया ऊपर भी आ गया तो हमको डायमेंशन से सीखना है, ठीक है, एरिया हो गया यानी इसका भी यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भी रेडियस का भी मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर गायब हो गया, इसका भी डायमेंशन क्या होगा डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है, एम पर 0, एल पर 0, टी पर 0, सब पे 0 है कि नहीं है। अब देखिए चौथा वाले जब देखेंगे तो क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका अभी निकाला गया था, हम लोग निकाले थे नहीं, या फिर बोले जी M1 M2 डिवाइड बटा आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से अगर जी लिखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा यह आर स्क्वायर डिवाइड बटा M1 M2 है कि नहीं। यहाँ से देखिए एम एल टी के पावर -2 हो गया फोर्स का, ठीक है, आपके पास हो जाएगा देखिए रेडियस है एल के पावर 2 हो जाएगा डिवाइड बटा मास है एम के पावर 2 हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला आता है एम के पावर -1 एल के पावर 3 टी के पावर -2। तो देखिए इसका कोई डायमेंशन आ रहा है कि नहीं, जी का डायमेंशन आ रहा है, यानी क्या कौन सा ऑप्शन होगा आपका डी नंबर करेक्ट है, इसका आपके पास डायमेंशन आ रहा है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक ना, तो आपसे सी का वैल्यू पूछ रहे थे। यूनिट वेक्टर है, हमको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, और ये किसी लिए यूज होता है डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, ठीक ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते, ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में आई के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है, 0.5 का स्क्वायर प्लस जो जे के साथ 0.8 का स्क्वायर और जो के साथ है यानी कि सी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए यूनिट वेक्टर का 1 होना चाहिए, तो 1 की इक्वल करा दिया, स्क्वायर कर दीजिए आपके पास दोनों साइड का, तो कितना आ जाएगा 0.25 प्लस 0. आपके पास होगा 64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, स्क्वायर को सेट कर दिया हमने, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास देखिए 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.89 यानी आ गया 0.11, यानी सी स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, तो सी का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट में 0.11 है कि नहीं, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो हो गया इसका करेक्ट है कि नहीं है। इस प्रॉब्लम हमसे कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3P एंड 2P इज आर, ठीक ना, इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड देन द रिजल्टेंट इज आल्सो डबल्ड, ठीक है, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का हमसे एंगल पूछ रहा है, ठीक है, हमारे पास दो फोर्सेस दिए करा 3P है और 2P है, तो रिजल्टेंट आपके पास जो आ रहा है वो है आर, ठीक है। अगर फर्स्ट फोर्स को हम डबल कर रहे हैं यानी कि इसको डबल करें तो कितना हो जाएगा 6P हो जाएगा, और इसको ऐसे रन 2P, तो रिजल्टेंट भी आपके पास डबल हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट हो जा रहा है 2R, है कि नहीं है। तो आपसे एंगल पूछा जा रहा है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जा रहा है, तो देखिए हमको रिजल्टेंट का फार्मूला पता है कि नहीं पता, ठीक है, आपका रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आपके पास पहले वेक्टर का स्क्वायर देखिए 3P का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 पहला वेक्टर कितना होगा 3P, दूसरा वेक्टर कितना हो गया आपके पास 2P, और उनके बीच का एंगल मान लीजिए हमने थीटा का, तो कास्ट एक इक्वेशन बना दिया आपने, यहाँ से देखिए आपके पास जो आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर प्लस आपके पास कितना हो गया 12P स्क्वायर कॉस थीटा, यानी कि आपके पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 13P स्क्वायर प्लस 12P स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरे में देखिए, दूसरी कंडीशन हमको दे रखा था कि जब आप पहले फोर्स को डबल करेंगे तो रिजल्टेंट डबल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें, ठीक है, रिजल्टेंट का स्क्वायर देखिए 2R का स्क्वायर इक्वल टू पहले फोर्स यानी 6R
सॉरी 6p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर है कि नहीं, प्लस 2 मल्टीप्लाई में पहला फोर्स 6p दूसरा फोर्स 2p मल्टीप्लाई उनके बीच का एंगल cos थीटा है कि नहीं। ये होगा आपके पास 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस ये कितना होगा आपके पास 24p स्क्वायर cos थीटा है कि नहीं। यानी से आपके पास अगर 4r स्क्वायर इक्वल टू 40p स्क्वायर प्लस कितना होगा ये 24p स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। इसको आप बनाइए इक्वेशन नंबर 2, इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर 2 और ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी इसकी नीचे लिख रहे हैं इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो आप डिवाइड करेंगे देखिए आप यहाँ करके देख लेते हैं, देखिए 4r स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपको देखिए यहाँ p स्क्वायर काम आना था, p स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 13 प्लस 12 cos थीटा, ठीक है। इस वाले में देखिए p स्क्वायर काम आता है, इसको भी निकाल दीजिए बाहर, p स्क्वायर आपके पास आ गया 40 प्लस 24 cos थीटा है कि नहीं, बताइए। अब देखिए r स्क्वायर गायब हो गया, p स्क्वायर आपके पास कैंसिल आउट हो गया है कि नहीं है। यानी कि आपके पास बन गया इधर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 13 प्लस 12 cos थीटा डिवाइडेड बटा 40 प्लस 24 आपके पास cos थीटा है कि नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, ठीक है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 160, ठीक है। 160 हो गया प्लस आपके पास कितना हो गया 96 cos थीटा है कि नहीं है। इधर आपके पास कितना हो गया 13 प्लस 12 cos थीटा है कि नहीं, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज r, ठीक है। इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड देन द रिजल्टेंट इज आल्सो डबल्ड। अगर फर्स्ट फोर्स को डबल करें तो रिजल्टेंट इज आल्सो डबल्ड। देन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों के फोर्सेस के बीच की आपसे एंगल पूछ रहा है, समझ रहे हैं बात को ना। तो देखिए आपको करना क्या है इसमें, देखिए रिजल्टेंट का आपको फार्मूला पता है, तो रिजल्टेंट देखिए आपने वाला रिजल्टेंट लिखा r स्क्वायर, पहला इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला फोर्स होगा 3p, उसका स्क्वायर कितना होगा 9p स्क्वायर, दूसरा फोर्स 2p है उसका स्क्वायर करिए कितना होगा आपके पास 4p स्क्वायर है नहीं है, प्लस कितना लिखते हैं 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू उनके बीच का एंगल cos थीटा है नहीं, ये तो फार्मूला है आपके पास। r स्क्वायर इक्वल कितना होगा ये होगा 13p स्क्वायर प्लस कितना होगा आपके पास 12, ठीक है। 12p स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, या के बाद बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है दूसरा कंडीशन ये फर्स्ट फोर्स इज डबल, यानी फर्स्ट फोर्स कितना था 3p था तो उसको 6p कर दीजिए, तो रिजल्टेंट इज आल्सो डबल, रिजल्टेंट यानी कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। यानी अब दूसरे वाला इक्वेशन लिखिए, देखिए रिजल्टेंट होगा 2r, तो आप लिखेंगे 2r का स्क्वायर है कि नहीं, 2r का स्क्वायर इक्वल टू पहला फोर्स हो गया था डबल, यानी 3p था तो 6p हो जाएगा। यानी आप लिखेंगे 6p का स्क्वायर, दूसरा वाला कोई फिर नहीं पड़ा तो वैसे लिखे 2p का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6p इंटू 2p इंटू उनके बीच का एंगल cos है कि नहीं है। यानी आपके पास आ गया 4r स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 36p स्क्वायर प्लस ये हो गया 4p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 24p स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। यानी हो गया 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर cos थीटा है कि नहीं है। इसको बनाइए आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इक्वेशन 2 को और 1 को डिवाइड कर देखिए, इक्वेशन नंबर 1 है इक्वेशन 2, इसको डिवाइड करिए देखिए क्या बचेगा आपके पास 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना था 40p स्क्वायर प्लस देखिए p स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, p स्क्वायर कॉमन ले लेना है, ठीक है। थोड़ा सा इजी हो जाएगा, p स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, कितना बचा 40 प्लस 24 cos थीटा है कि नहीं है, बताइए। और इसमें आप देख लीजिए ये हो गया डिवाइडेड बटा r स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इधर भी आपके पास देखिए इसमें p कॉमन है, p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आपके पास आ गया 13 प्लस कितना बचा यहाँ पर 12 cos थीटा है कि नहीं है। अब देखिए p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया नहीं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 प्लस आपके पास आ जाएगा 48 cos थीटा है कि नहीं। यहाँ पर आपके पास आ गया 40 प्लस 24 cos थीटा, ठीक है। अब 24 cos थीटा को इधर शिफ्ट करिए कितना आ जाएगा 24 cos थीटा है कि नहीं। 48 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 52 उधर जाएगा कितना बचेगा -12 बचेगा है कि नहीं है। यानी cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -12/24 यानी कितना आ गया -12। अभी बताइए cos थीटा इक्वल टू -12 आए तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, याद है आपको 120 डिग्री होता है, ठीक ना। देख लीजिएगा एक बार और लेक्चर्स, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सही नहीं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक। इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिड्यूस द कंडीशन फॉर द वेक्टर टू बी पैरेलल। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जो आपके पास है पैरेलल होने की क्या कंडीशन है, तो इसको हम लोग क्लास में किया था है कि नहीं है। पैरेलल होने की क्या कंडीशन होना चाहिए, आई का जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो, ठीक है, आई के साथ
का जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो इक्वल टू जो जे के साथ है कोएफिशिएंट उसका रेशियो और जो के साथ है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि आपके पास 2/3, देखिए यहाँ 2/3 इक्वल टू यहाँ पर कितना आपके पास 3 यहाँ पर कितना माइनस है कि नहीं, इक्वल टू यहाँ पर कितना -4 बाई यहाँ पर कितना बी। ये रेशियो बराबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू अगर निकालना चाहे आपके पास, देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, माने 2 इक्वल टू कितना 9 हो गया, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -9/2, यानी ए का जो वैल्यू आता है -4.5 है कि नहीं। इस चीज़ को इसको इक्वेट करा दीजिए आप, ठीक ना। तो 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा -12 हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। यानी ए का वैल्यू हो गया आपके पास -4.5 और बी का वैल्यू हो गया -6, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक ना। 9th नंबर क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि चूज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट बताना कौन सा, ठीक है। कर रहा है वेक्टर कैन नॉट बी एडेड विद स्केलर, इस वेक्टर को आप स्केलर के साथ नहीं जोड़ सकते। सही बात है कि नहीं है। एक वेक्टर माने कोई फोर्स वेक्टर है, ठीक है, इसमें आप स्केलर जोड़ सकते हैं क्या, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें आप जोड़ नहीं सकते, समझ रहे ना। फोर्स में मास नहीं जोड़ सकते, समझ रहे ना। स्केलर है वो, या कोई नंबर भी नहीं जोड़ सकते ऐसे रैंडम, समझ रहे ना। यानी कि आप वेक्टर में वेक्टर ही जोड़ सकते, वेक्टर में आप स्केलर नहीं जोड़ सकते, ठीक ना। यानी ये वाली बात तो सही है। दूसरा कह रहा है स्केलर कैन नॉट बी एडेड विद वेक्टर, सेम बात है। इसको कहने का आपको दूसरा तरीका होगा, स्केलर को वेक्टर के साथ नहीं जोड़ सकते। मतलब स्केलर कोई मास को क्या आप फोर्स के साथ जोड़ सकते हैं क्या, मास को क्या आप एक्सेलरेशन के साथ जोड़ सकते हैं क्या, बताइए, नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी ये बात कैसे हो गई, सही हो गई। कह रहा है स्केलर कैन नॉट बी एडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एक स्केलर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भी आप नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होना कोई जरूरी है क्या। मान लिया हमने कोई स्केलर लिया, जैसे मास ले लिया, मान मास है आपके पास 5 kg और कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड है बस 10 न्यूटन है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, दोनों को जोड़ पाएंगे क्या, नहीं जोड़ सकते, ठीक ना। ये भी आपके पास सही होगा, इसको भी नहीं जोड़ सकते, ठीक ना। तो ये चौथा वाला जो कह रहा है नल वेक्टर हैज ओनली डायरेक्शन एंड जीरो मैग्नीट्यूड, ये बात गलत है आपके पास, ठीक ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक हमने लिया, ठीक ना, इस पर कोई फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक ना, इधर 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स कितना होगा, अब नेट कितना हो गया, जीरो हो गया, नहीं हो गया। नेट फोर्स इस पर जब देखेंगे कितना होगा, जीरो। लेकिन इसका डायरेक्शन है क्या, हम बता सकते हैं क्या कि इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, ठीक ना। तो अब बता नहीं सकते, इसलिए नल वेक्टर का जो रहता है डायरेक्शन नॉट डिफाइंड रहता है, नल वेक्टर का डायरेक्शन नॉट डिफाइंड रहता है, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, समझ रहे बात को नहीं। इस सब चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये वाला आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा, डी, सही है ना। देखिए इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एक्टिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, कितना फर्स्ट वेक्टर के बराबर है। जो उसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट किसके बराबर, पहले वाले वेक्टर के बराबर है, ठीक है ना। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, जो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो एफ है। तो आपको बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना, ठीक है ना। हमको देखिए रिजल्टेंट अगर फार्मूला याद है तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पहला वाला जो वेक्टर है, ठीक है, माने पहला वाला वेक्टर आपने माना एफ स्क्वायर, ठीक है, दूसरा वाला वेक्टर माने पी माने एफ स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 एफ पी कॉस थीटा। हमने पहला वाला वेक्टर एम माना, दूसरा वाला वेक्टर पी माना और रिजल्टेंट को आर माना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है जो रिजल्टेंट है वो पहले वाली वेक्टर के बराबर है, जो रिजल्टेंट है वो पहले वाली वेक्टर के ही बराबर है। तो आर की जगह भी आप एफ लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 एफ पी कॉस और एंगल कितना बोला 150 डिग्री, ठीक है, उनके बीच का एंगल कितना 150 डिग्री। देखिए एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है कि नहीं है, एक गायब हो गया। अब आपके पास आ गया है, देखिए इसको इस साइड एफ स्क्वायर पहले गायब कर दीजिए, तो आपके पास देखिए बन के आ गया कुछ इस तरह से पी स्क्वायर प्लस 2 एफ पी कॉस 150 इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं है, ठीक ना। अब देखिए आपके पास 2 एफ पी और कास आपके पास जो 150 की वैल्यू होती है कितना होती है, आप निकाल सकते हैं क्या, कास 150 लिखा है, क्या लिख सकते हैं आप, कास 180 -30 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यानी कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में आएगा कास 30 डिग्री। अब कास 30 की वैल्यू कितना होता है, -√3/2 है नहीं, बताइए। तो इस तरह से कर लीजिए, मल्टीप्लाई में -√3/2 कर लीजिए और पी स्क्वायर को उस साइड ले दीजिए, तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। अब देखिए पी से पी कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा -√3 एफ इक्वल टू माइनस पी, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल कर लीजिए, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया √3 एफ, ठीक है। यानी कि जो दूसरा वाला फोर्स था वो कितना हो जाएगा √3 एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना।